वन पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ना है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगाड्रोस ने एक स्पेसिफिक नंबर दिया था कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। इतने कलेक्शन का जो पार्टिकल्स है उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, ये क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। अब पार्टिकल्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। सपोज करें आपके पास क्या है, एक एलिमेंट दे दिया गया है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कार्बन एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या है, सेम एटम से जो मिलके बनता है वो हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट होता है। अब हमें नहीं पता इस एलिमेंट में कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, एक ग्लास है जिसमें पानी मौजूद है, वाटर है, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको नहीं पता इस एक गिलास वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह एक प्लेट है आपके पास जिसमें सॉल्ट मौजूद है, NaCl। अब आपको नहीं पता उसमें NaCl के कितने फार्मूला यूनिट जोन से हैं वो मौजूद है, ठीक है। कितने आयंस मौजूद हैं ये आप लोगों को नहीं पता। तो ये जो हम कह देते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है या एक ग्लास पानी है या एक प्लेट हमारे पास NaCl है, अब इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, कितने आयंस मौजूद हैं और कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये हम नहीं बता सकते। तो इस टर्म्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने आयंस मौजूद हैं, कितने वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे जो से थे वो क्लियर किए थे एवोगाड्रोस ने बाय एक्सप्लेनिंग इट्स एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो इसको हम यूज करके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बता सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में कितने एटम्स मौजूद हैं, किसी मॉलिक्यूल्स में कितने किसी के मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंपाउंड दे दिया गया है उसमें कितने आयंस मौजूद हैं, ये सारे हम बता सकते हैं बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 डजन एग हैं, ठीक है, 1 डजन मीन 12। हमें पता होता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो टर्म यूज की जाती है मोल की, तो हम कह सकते हैं कि एक मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद है। कि अगर हमारे पास एक मोल कार्बन का एलिमेंट है तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 एटम्स मौजूद हैं। अगर एक मोल हमारे पास वाटर मौजूद है तो उस एक मोल वाटर में 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर हमारे पास एक मोल NaCl है तो उस एक मोल NaCl में 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 आयंस मौजूद हैं। ये हम बता सकते हैं बाय यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के 1 ग्राम कार्बन जो सा है वो कितने इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका मैस 1 होता है, एटॉमिक मैस जो सा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23। इसी तरह 12 ग्राम ऑफ कार्बन है हमारे पास। 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो कितने इक्वल होता है, 1 मोल के, जिसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 जो से हैं वो कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। अब हमारे पास 12 ग्राम वाटर है, उस 12 ग्राम वाटर में हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 12 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो 1 मोल है। तो ये कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जबकि ये दोनों क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद है। अगर यहाँ पे हम बात करें वाटर की, हमने बताया कि एक मोल वाटर में 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इतने एक मोल वाटर में कितने एटम्स मौजूद होंगे। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं एटम्स। तो एटम्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे H2O का वाटर का फार्मूला H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 23, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 1 ऑक्सीजन है तो उसी में 1 को मुझसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो इनको जब हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 24 जो से हैं वो क्या होंगे, एटम्स मौजूद होंगे।
इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा एक मोल हमारे पास होगा तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर कितने हों, एवोगाड्रोस नंबर के जितने हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। तो मोल हमारे पास होता क्या है। ठीक है, बुक में जो डेफिनेशन दी गई है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम किसी भी एटॉमिक जो एटम है हमारे पास, ठीक है, एटम है, जब उसका एटॉमिक मास हम ले लेंगे, ठीक है, कोई आयन है उसका हम फार्मूला मास ले लेंगे, फार्मूला मास ले लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, उनके मैसेज को जब हम एक्सप्रेस कर देंगे इन ग्राम तो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन है, हमें पता है कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मास है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ ग्राम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम। हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 2 एटम है, एक का 1 होता है, प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया 18। तो ये इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ग्राम तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मोल। इसी तरह NaCl है हमारे पास, ठीक है, इसका जो फार्मूला मास हमने पीछे कैलकुलेट किया क्या है, 58.5 ग्राम पर मोल था, AMU था। उस एटॉमिक मास यूनिट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राम तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो इसी तरह 1 डजन जब हम कहते हैं आपको 12 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, तो 1 मोल जो सा है वो किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज नाउन एज मोल। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, मोल है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास। ठीक है, कोई भी मास जो हमें गिवन है उसको जब हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास वाटर था, वाटर का जो हमने मास ले लिया वो कितना हमने ले लिया, 18 ग्राम ले लिया, और मॉलिक्यूलर मास भी उसका कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम से कैंसिल, पर मोल इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जो मोल आ जाएगा वो क्या होगा, 1 मोल आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट यूज की जाती है नंबर ऑफ मोल्स की वो क्या है, 1 मोल है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स 12 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हमें 12 ग्राम का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 12 ग्राम गिवन मास हमें कितना है, गिवन 12 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 6 1 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 3। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा, 0.66 मोल आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोल में हमारे पास एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबके अगर मैथ के हवाले से देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है मोल के हवाले से, वह ग्राम एटम। ठीक है, या फिर ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटम से पता चल रहा है हमारे पास किसका मास होगा, एटम का। जब हम एटॉमिक मास ले लें इन टर्म्स ऑफ ग्राम, हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम एटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। ठीक है, जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लेंगे इन ग्राम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम एटम आ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा ग्राम एटम का वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसका जब हम मास हमें जो गिवन है या फिर हम जो ले रहे हैं उसके जब उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम एटम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो टर्म आ जाती है वो मॉलिक्यूल की आ जाती है। तो जो मॉलिक्यूल का हमारे पास मास है, मॉलिक्यूलर मास, उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम। ठीक है, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जब मास ग्राम में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा ग्राम मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, मास ऑफ ग्राम, सॉरी मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास कौन सा होगा, वो कोई भी हमें गिवन होगा
और मालिकुलर मास जो सा होगा वो हम उसके फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम मालिकुल आ जाएगा। इसको हम मोल भी कहते हैं, ये मोल की ही नेक्स्ट टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला जो सा ये क्या है हमारे पास, ग्राम फार्मूला जो सा फार्मूला मैस है। फार्मूला मैस हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड का जब हम मैस लेंगे इन ग्राम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम फार्मूला आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा, इज इक्वल टू मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस, ठीक है। फार्मूला मैस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय इट्स फार्मूला यूनिट, ठीक है। और जो मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा वो हमें क्या होगा, गिवन होगा।